Hello everyone, welcome back to Celestial Tutors. I hope you are all well and preparing for your final exams. I am here with a practice test for final annual math exam. This practice test is prepared by Mr. M.S. Kumaraswamy of KV School Hyderabad. So special thanks to him. And let's start with the first section A. This section has 20 MCQs having 1 marks each. First question में हमें क्या दिया गया है? This question says Kevin's work to represent square root 27 on a number line is shown. तो एक स्टूडेंट ने ये 27 स्क्वायर रूट 27 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया है इस तरीके से. इस वर्क पे बेस्ड ये दो स्टूडेंट्स ने अपनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, सोनिया एंड राकेश. सोनिया ने क्या लिखा है कि ओ ए जो है, दिस साइड दिस इज 5 यूनिट्स, ए बी एंड बी डी इज 1 यूनिट, ए बी 1 यूनिट एंड बी डी इज 1 यूनिट. तो देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. किसी भी स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरियन. तो देखते हैं कि ओ बी कितना मिलता है हमें. ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस, राइट. तो हमें क्या मिला? 26. और ओ बी हमारे पास कितना आया? स्क्वायर रूट 26. तो इसका मतलब ये जो साइड है दैट इज स्क्वायर रूट 26. और उसके बाद जो ओडी है उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? OD is again hypotenuse of this right triangle OBD. इस OBD right triangle में हम OD को कैसे लिखेंगे? OD square equals to square root 26 square. यहाँ बेस जो है that is square root 26 square plus 1 square. Square root get cancelled with square. So हमारे पास क्या बचा? 26 plus 1 27. दैट मीन्स ओडी कितना आया है? स्क्वायर रूट 27, राइट. तो जो सोनिया ने स्टेटमेंट्स लिखी हैं कि ओ इज 5, ए बी एंड बी डी इज 1 यूनिट, दैट इज करेक्ट, क्योंकि इस स्टेटमेंट को यूज करके हमें जो ओडी है वो स्क्वायर रूट 27 मिल जाता है. अब राकेश की चेक करते हैं. राकेश ने लिखा है कि ओ बी इक्वल्स टू 26 यूनिट्स. जो ओ बी है वो 26 यूनिट है. क्या ये करेक्ट है? नो, इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि OB जो है वो स्क्वायर रूट 26 है, नॉट 26. तो यही यहाँ पर मिस्टेक हो गई. एंड AB इज 1 यूनिट, AB 1 यूनिट ठीक है, बट BD का इसने कुछ नहीं लिखा. BD कितना है? यहाँ इसने दो मिस्टेक्स की हैं. एक तो स्क्वायर रूट 26 नहीं लिखा और BD इक्वल्स 1 भी नहीं लिखा. तो हु इज करेक्ट? ओनली सोनिया. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर 1.1010010000 dash 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 is which number is this? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो ये कौन सा होता है? इरेशनल नंबर. ये दोनों प्रॉपर्टीज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर की होती हैं. नेक्स्ट नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखिए यहाँ इसने इसका क्या मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं इन चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगी. हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो, इसलिए उसने दोनों ही चॉइसेस यहाँ दी गई हैं. बहुत बच्चों के माइंड में होता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, बट इट्स नॉट, क्योंकि यहाँ आर लिखा है तो इट मीन्स कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकती हैं. तो आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है चारों ऑप्शंस को. और इस चैप्टर पे मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, उसमें इस तरह के सभी क्वेश्चंस को कैसे याद रखना है उसके लिए एक मैंने ट्रिक बताई है. जल्दी से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं नेचुरल नंबर्स का सर्कल, उसके बाद आता है होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स के साथ ही एक इरेशनल नंबर का सर्कल भी आता है. और ये सब कुछ एनक्लोज होता है एक बॉक्स में विच इज रियल नंबर बॉक्स. इसकी क्या ट्रिक है कि जब भी आप अंदर वाले सर्कल से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आंसर ट्रू है, और अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो आंसर फॉल्स है. तो अब देखो, फर्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. दैट मीन्स यू आर गोइंग फ्रॉम इनर साइड टू आउटसाइड. आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज ट्रू. उसके बाद एवरी रैशनल इज एन इंटीजर. इसका मतलब आप अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू. रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इरेशनल. ये ट्रू है क्योंकि रियल नंबर के बॉक्स में दोनों ही है, रैशनल नंबर्स का सर्कल भी है और इरेशनल का भी. नेक्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट राइट. आपका आंसर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सपोनेंट्स. 64 is a cube of 4, so 4 cube raised to 1/3 plus
125 इज 5 क्यूब रेज टू 1/3, और जो पावर्स हैं क्रॉस कैंसिल हो जाएंगी। ब्रैकेट्स के अंदर हमें मिलता है 4 + 5, दिस इज होल रेज टू पावर 1/4। इनर पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 + 4 9 × 9 81 रेज टू 1/4, और 81 किसकी पावर होती है? 3 रेज टू 4। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 5, हमें px प्लस p ऑफ -x निकालना है। तो px को तो हम एज इट इज लिख सकते हैं x + 3, और p ऑफ -x का क्या मतलब है कि आपने x को -x से रिप्लेस कर देना है, -x + 3। अब हम ब्रैकेट्स हटा के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें आंसर क्या मिला? ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज फ्रॉम पॉलिनोमियल्स। हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और इसके लिए हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने हैं। 3 × 4 = 12। अब 12 के आपने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनसे हमें 1 मिले, -1 रादर। तो सबसे पहला फैक्टर हो जाता है 1 × 12, फिर 2 × 6, 3 × 4, और उसके बाद ये रिपीट करने लग जाते हैं 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1। तो हमें सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है, इन्हीं 3 पेयर्स को हम लिखेंगे। ये देखो बच्चों के फर्स्ट पेयर से हमें क्या मिलेगा? 12 - 1 gives you 11, वो हमें नहीं चाहिए। 6 - 2 4 हमें नहीं चाहिए। 4 - 3 1, तो हमें ये चाहिए, ये वाला पेयर हमें चाहिए। बट इससे हमें -1 कैसे मिलेगा? अगर हम -4 + 3 यूज करते हैं, राइट? ऐसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहाँ हम ग्रुपिंग करेंगे। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में से हम फैक्टर ले लेते हैं x, तो अंदर हमारे पास बचा 3x - 4, प्लस सेकेंड ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, वी कैन पुल आउट 1, जस्ट 1। अंदर हमें मिलता है 3x - 4, और हमें फैक्टर्स क्या मिले? 3x - 4 × x + 1। अब ये कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x एंड y की वैल्यूज दी गई हैं, और हमें फाइंड करना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, चारों में से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो बहुत ही ईजी है। अब जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन में x को 5 पुट करते हैं, y को -2। 2 × 5 इज 10, 10 - 2 7, तो 7 = 9, विच इज नॉट ट्रू। तो ये ऑप्शन नहीं सही है। सेकंड को चेक करते हैं। x is 5, तो 2 × 5 10, 10 - -2, तो ये हो जाता है 10 + 2 विच इज 12, 12 = 12। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 8 बहुत ही आसान है कि x और y की वैल्यूज आपको बेसिकली ये दे दी गई हैं, तो आपने जस्ट x और y की वैल्यूज को यहाँ पुट करना है और k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो x को जब आप 3 पुट करोगे तो 2 × 3 6, 6 + 3 × 0 0, 6 + 0 = k। तो k की वैल्यू हमें क्या मिली? 6। तो इस तरह से आप इसको अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें हम स्टेप्स यूज करते हैं कि या तो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सम नंबर और डिवाइड बोथ साइड्स बाय सम नंबर, तो सॉल्यूशन रिमेन द सेम। सॉल्यूशन कभी चेंज नहीं होता। अगर सॉल्यूशन चेंज हो जाए ऐसे, तो इसका मतलब कि रूल्स ऑफ इक्वलिटी जो होते हैं वो ही सभी गलत हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन नेवर चेंजेस, इट रिमेन्स द सेम whether you multiply or divide both sides by the non-zero number. Next, number 10. Plotting these points are the best way to get the correct answer. तो आपने जल्दी से XY एक्सिस ड्रॉ करके ये पॉइंट्स प्लॉट करके देख लेने हैं। यू विल फाइंड दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, बट अदरवाइज भी इफ यू ऑब्जर्व x values are changing from 0 to 4, that means length x is 4, and y values are changing from 0 to 5, that means width y is 5. तो length और width दोनों ही different है, that means this is a rectangle. अगर दोनों x और y वैल्यू सेम होती, या दोनों 4 होती या दोनों ही 5 होती, then it would have been a square, but right now it is a rectangle. Next, number 11, the points in which abscissa and ordinate have different signs will lie in. तो ये आपको साइन चार्ट याद रखना है हमेशा।
तो अब आप देखो कि ऑपोजिट साइंस किस में होते हैं, डिफरेंट साइंस किस में होते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अगर ये पूछता कि इन विच क्वाड्रेंट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव सेम साइंस, तो आंसर क्या होता? 1 and 3। नेक्स्ट नंबर 12, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, राइट। तो हमें यहाँ ऐसे दो एंगल्स ढूंढने हैं जिनका सम हो 90 डिग्री और डिफरेंस हो 10 डिग्री। तो आपने एक एक करके चारों ऑप्शंस को चेक करना है एंड वी फाइंड दैट कि ऑप्शन बी में दोनों एंगल्स का सम है 90 डिग्री और डिफरेंस है 10 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंगल ACS जो दिया है दैट इज 127 और एंगल PAB ये जो एंगल है दैट इज 50 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल BAC, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब बच्चों आप ध्यान से देखो कि ये दोनों एंगल्स और ये एंगल क्या इक्वल नहीं होंगे? यस, दे आर इक्वल। रीजन, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल लाइंस दी गई हैं और AC जो है दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये इसको हम मान लेते हैं x, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ? 50 प्लस x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से 77 मिल जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है ABC एंड PQR। देखो बच्चों, जिस ऑर्डर में ये ट्रायंगल्स का नाम लिखा जाता है ये उसी ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जैसे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, इसका मतलब AB जो है वो PQ के इक्वल होगी, BC साइड है वो QR के इक्वल होगी और AC साइड है वो PR के इक्वल होगी, राइट। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR और नेक्स्ट वो लिख रहा है कि ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू RPQ। अगर आप इसको डिफरेंट ऑर्डर में लिखेंगे RPQ तो तब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कही जाएंगी। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसके सभी पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले AB इज इक्वल टू PQ, ये करेक्ट है, ट्रू है ये। BC इज इक्वल टू QR, ये भी ठीक है। चाहे आप इसको BC इज इक्वल टू QR लिख लें या QR इज इक्वल टू BC लिख लें। नेक्स्ट AC इज इक्वल टू PR, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू PQ, जो BC साइड है वो ये कह रहा है इक्वल है PQ के। PQ तो ये साइड है, दैट इज रॉन्ग। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं एंड इट सेज कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। ये जो डायगोनल है रेक्टेंगल का ये दूसरी साइड पे कितने इंक्लाइंड है? 25 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये जो दोनों डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों डायगोनल्स के बीच में कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ये भी बन रहे हैं और ये वाला भी बन रहा है, राइट। ये दोनों जो हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे और ये जो दोनों हैं ये ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, राइट। देखने से ही पता चल रहा है। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक्यूट एंगल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। तो इससे हमें क्या मिला कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों इक्वल होंगी। क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमें ये दोनों साइड्स इक्वल मिल जाएंगी। इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे, 25 25। और यूजिंग ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी हम तीसरा एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, 180 माइनस 25 प्लस 25। तो हमें ये जो एंगल मिलता है दैट इज 130 और हमें पता है कि ये पूरी लाइन मेक अप एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो 180 में से 150 माइनस कर देंगे, हमें एक्यूट एंगल मिल जाएगा दैट इज 50 डिग्री। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सर्कल्स की थ्योरम को यूज करेंगे। तो सर्कल की थ्योरम हमें क्या कहती है कि द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द एंगल मेड एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। कि ये जो आर्क है, से दिस इज AB, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 70 डिग्री। और यही सेम आर्क सर्कल के किसी और पॉइंट पे यहाँ पर कौन सा एंगल बना रही है? X। तो ये जो एंगल है दैट विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर।
तो जो x है वो 70 का हाफ होगा, तो इट मीन्स x कितना हुआ 35। और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स सेम आर्क से बनाए गए हैं इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सो दे आर इक्वल एज वेल। तो y भी हमें क्या मिला 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज बेस्ड ऑन अ सर्कल। इसमें हम सर्कल की थ्योरम्स को यूज करने जा रहे हैं। इसमें एक कॉर्ड गिवन है ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस कॉर्ड पे। परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर और ये कॉर्ड है 5 सेंटीमीटर। तो एक हमें यहाँ थ्योरम यूज करनी है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो ये कितने हो गए 2.5 ये और 2.5 ये, 5 को हमने हाफ हाफ कर दिया। अब हमें यहाँ एक और कॉर्ड दी गई है CD एंड OM is perpendicular, again a perpendicular है OM such that OM is 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर सेम होते हैं दैट मीन्स कि इन कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम है, तो ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो CD है ये भी हमारे पास कितनी होगी 5 और इसका परपेंडिकुलर भी इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, मतलब ये भी 2.5 और ये भी 2.5। हमें CM की लेंथ पूछी गई है, CM क्या है ये और ये कितनी है 2.5, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें दिया है 16√3 और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया, और एरिया हमारे पास क्या है 16√3। स्क्वायर रूट 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिला a² इज इक्वल टू ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 16 इंटू 4 64, a की वैल्यू हमें क्या मिली 8। a क्या है साइड और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स तीनों साइड्स क्या हो गई 8 8 8, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया 8 times 3 24। बट इसने पेरीमीटर नहीं पूछा, इसने हाफ ऑफ द पेरीमीटर पूछा है, तो 24/2 गिव्स यू 12। तो आंसर हमें क्या मिला ऑप्शन A 12। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन। ये क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये स्टेटमेंट है और इसका रीजन क्या दिया है कि every number with a non-terminating recurring decimal expansion can be expressed in the form p/q where q is not equal to 0 and p and q are integers। तो दोनों ही करेक्ट है, both are the true statements and this is the correct explanation of assertion A, so the option is A। Next, the quadrilateral formed by joining the midpoints of consecutive sides of a quadrilateral whose diagonals are perpendicular is a rectangle। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर हैं। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं वो रोम्बस हो सकती है, तो हम रोम्बस बना लेते हैं ABCD, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल मिलेगी एंड दैट इज ट्रू क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, और अगर ये एंगल 90 के हैं तो ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी और ये भी, चारों कॉर्नर एंगल्स 90 होंगे एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस डायगोनल AC एंड हाफ ऑफ इट। यही इसने रीजन में एक्सप्लेन किया है कि the line segment in a triangle joining the midpoint of any two sides of a triangle is said to be parallel to the third side। तो ये जो साइड है ये इस थर्ड इसके पैरेलल होगी AC के एंड हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड उसका हाफ होगी। ऐसे ही ये जो साइड है ये भी AC के पैरेलल होगी और हाफ होगी, इससे हमें दोनों साइड्स इक्वल मिल जाती हैं। तो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो इट मीन्स ये क्या हो गई रेक्टेंगल क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड से इक्वल हो गई और कॉर्नर एंगल जो है वो 90 के मिल गए। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और दोनों दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अगेन ऑप्शन A इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन B। ईच क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन कैरी 2 मार्क्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 0.57 के ऊपर बार है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है।
क्योंकि 2 के ऊपर डेसिमल है तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, और फर्स्ट इक्वेशन को हम रीराइट कर लेते हैं। 57 के ऊपर बार है, दैट मीन्स कि 57 जो है वो रिपीट होता रहेगा, और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू गेट 99x इक्वल्स टू 57 एंड x इक्वल्स 57/99। नेक्स्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ मैं आपको एक हिंट बता दूं कि जब भी पावर रैशनल होती है तो आपने उसके डिनोमिनेटर को देखना है। यहाँ डिनोमिनेटर है 5, तो इसका मतलब जो अंदर की टर्म्स हैं वो भी किसी ना किसी की पावर 5 ही होंगी। 3125 होता है 5 की पावर 5 और 243 होता है 3 की पावर 5, और बाहर हमें क्या मिली है, पावर -4/5। इन दोनों पावर्स को अब हम कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं। -4/5 ऑलरेडी दी हुई थी, तो ये दोनों पावर्स अब क्रॉस कैंसिल हो जाएंगी एंड हमें क्या मिलता है, 5/3 रेज टू पावर -4। अब नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर वाले फ्रैक्शन को फ्लिप कर देंगे। 5/3 क्या बन जाएगा, 3/5, और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये की पॉइंट है कि जब भी किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप उस फ्रैक्शन को फ्लिप कर दो, और इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 raised to 4 is 81 एंड 5 raised to 4 is 625। तो आपके पास आंसर क्या आया, 81/625। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 भी बहुत ही आसान है। हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जिसका ऑर्डिनेट वैल्यू 6 है और इट लाई ऑन द वाई एक्सिस। एक्स और वाई में से हम एक्स को कहते हैं एब्सिस है एंड वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट, और जो भी पॉइंट इस वाई एक्सिस पे लाई करता है वो किस फॉर्म में होता है, 0, y, राइट। तो y हमें क्या है, 6, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 0, 6। नेक्स्ट पार्ट में एब्सिसा दिया है हमें, दैट मीन्स दिस इज द x वैल्यू, राइट। x इज -3 एंड इट लाई ऑन द x एक्सिस, तो x वैल्यू क्या है, -3, ये पॉइंट कौन सा होगा, -3, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में हमें एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन बहुत ही आसान है, x - 10 = 25, बट दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड एक्सियम। तो आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सी एक्सियम आपने यूज की है। 10 ऐड करोगे दोनों साइड एंड यू गेट x = 35, राइट। बट यहाँ एक्सियम क्या यूज किया आपने कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भी यूक्लिड एक्सियम की एप्लीकेशन है। वी आर गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एज वेल, एंड वी नीड टू शो कि इफ एंगल 2 इक्वल्स एंगल 4, अगर एंगल 2 और 4 इक्वल हैं तो 1 और 3 भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, हम ये लिख लेते हैं। उसके बाद इट इज गिवन दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इम्प्लाइज कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एज वेल, और ये यूक्लिड की कौन सी एक्सियम होती है कि द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 वी आर गिवन रेडियस एंड हाइट इन द रेशियो 3:4। तो यहाँ हम कॉमन रेशियो एज्यूम करके इनको ले लेते हैं 3x एंड 4x। इफ द वॉल्यूम इज गिवन दिस, व्हाट्स द रेडियस। तो ये कोन का हम सबसे पहले वॉल्यूम फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/3 πr²h, राइट। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। हमें यहाँ कहा गया है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए, तो हम वैल्यू पुट करते हैं 3.14। देखो दो डेसिमल प्लेसेस ऊपर और नीचे हैं, तो हम दोनों डेसिमल्स को कट कर सकते हैं। तो जो कॉमन रेशियो था x जो हमने अज्यूम किया था दैट इज 2। इसने पूछा है रेडियस की वैल्यू क्या होगी, तो रेडियस क्या था हमारे पास 3x, तो क्या हो गया 3 × 2 6। बच्चों आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि डोंट एवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स विद योर आंसर। हम करते हैं ऑप्शनल पार्ट क्वेश्चन नंबर 25 का। हमें एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर दिया गया है एंड इसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स दिए हैं।
तो हम इनर और आउटर रेडियस लिख लेते हैं दोनों के। इसका हो गया 5 और इसका हो गया 6.5। हमें इस जो मेटल यूज़ की गई है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मेटल का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम फार्मूला यूज़ करते हैं। बच्चों, इसको हमने ऐसा नहीं करना है, एक जैसे आप आउटर वॉल्यूम निकालो और फिर इनर वॉल्यूम निकालो और फिर आउटर में से इनर वॉल्यूम माइनस करो, तो दैट गिव्स यू द राइट आंसर, बट दैट्स अ लॉन्ग वे। तो हमने शॉर्ट वे से इसको करना है। आप क्या करोगे कि 4/3 पाई आर आउटर रेडियस लेके आउटर वॉल्यूम निकालोगे, फिर इनर रेडियस लेके इनर वॉल्यूम, फिर माइनस करोगे। तो इंस्टेड हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिख लेते हैं, r³ माइनस r³। और अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 626.43। यूनिट्स क्या थी? सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स आपने जरूर लिखनी है। सो दिस इज द शॉर्टर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। राइट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रैशनलाइज करके इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। बट देखो बच्चों, डिनोमिनेटर्स में काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। स्क्वायर रूट 48 को आप क्या लिख सकते हो? 16 टाइम्स 3, राइट। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 4 कम्स आउटसाइड एंड वी गेट 4 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से आप स्क्वायर रूट 18 को सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? 9 टाइम्स 2, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 कम्स आउट एंड इट्स 3 स्क्वायर रूट 2। तो डिनोमिनेटर को आप 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 लिख के आप इसको रैशनलाइज कर लोगे, राइट। उसके बाद ये बहुत ईजी है और आप यू कैन सॉल्व इट इजीली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 27। We know that if x plus k is a factor of the given polynomial, तो p of negative k क्या होगा? 0, right? For example, if x plus 1 is a factor of polynomial px, तो हम क्या लिखेंगे? p of -1 would be 0। यहाँ पर x plus k को अगर आप 0 के इक्वल पुट करो तो x हमें क्या मिलता है? -k। इसका मतलब आपने x को -k पुट करना है एंड यू फाइंड p of -k। और इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि p of -k इज 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, +3 इक्वल्स टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, -k इज इक्वल टू -3 एंड k इक्वल्स 3। ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है? इसमें भी सेम ही कंडीशन गिवन है कि x प्लस k इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो p ऑफ -k क्या होगा? 0। x को -k रिप्लेस कर लेते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप x को -k पुट करोगे तो इसको आप 0 के इक्वल सेट कर दोगे। अब यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमें मिला 4k³ -k इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको अब आप फैक्टर कर लेंगे, k को बाहर ले लेंगे, 4k² -1 इज इक्वल टू 0। नाउ सेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0। k के 3 सॉल्यूशंस आ गए, -1/2, 0 एंड 1/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? रिप्लेस x विद -k एंड सेट द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, सॉल्व फॉर k। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान है। वी आर गिवन दीज 3 पॉइंट्स और हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स इस इक्वेशन पे लाई करेंगे या नहीं। तो आपने x और y को, x को 1 पुट करना है, y को 2। अगर दोनों साइड्स आपको सेम आंसर मिलता है तो देन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये पॉइंट इस पे लाई करेगा। इस तरह से एक एक करके आपने तीनों पॉइंट्स को सॉल्व करना है। तो जिस पॉइंट में भी आपको लेफ्ट एंड राइट साइड सेम मिलती है वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कि वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। आई होप कि आप सभी ये सॉल्व कर लेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। इसमें हमें प्रूव करना है कि APB दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD दिस ट्रायंगल, राइट। तो अब हम कौन कौन से पॉइंट्स यूज कर सकते हैं? वी आर गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो
AB is equal to CD. सेकेंड पॉइंट, अब देखो ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं. एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD ईच 90 डिग्री. तीसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा? अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना तो ये परपेंडिकुलर्स इक्वल दिए हैं हमें, राइट. इसने कहा है सिर्फ परपेंडिकुलर्स हैं, इक्वल है या नहीं हमें नहीं पता, तो हम इसको नहीं ले सकते पॉइंट को. नेक्स्ट जो साइड है इस ट्रायंगल में PB और इस ट्रायंगल में DQ, ये भी इक्वल नहीं है. बहुत से बच्चे इन साइड्स को इक्वल मान लेते हैं, इक्वल लिख देते हैं, बट जब आप ये ट्रायंगल यूज कर रहे हो APB, इसमें आप सिर्फ इतनी साइड यूज कर रहे हो PB, आप पूरी साइड नहीं यूज कर रहे हो. इसी तरह से जब आप ये DCQ ट्रायंगल यूज करेंगे तो इसमें आप DQ साइड यूज कर रहे हो, ओनली दिस वन, पूरी साइड नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये साइड नहीं ले सकते दोनों में. तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या बचता है? ओनली दिस एंगल. इस ट्रायंगल में DQC में ये एंगल और APB में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, राइट. क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स. पैरेलल लाइंस को हम ऐसे एरो से शो करते हैं. हम क्या कह सकते हैं? तीनों पॉइंट्स मिल गए कॉन्ग्रुएंसी के. देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? अब देखो बच्चों, दो एंगल्स हैं, एक साइड है, तो और ये जो साइड है दैट इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू एंगल्स, राइट. ये जो साइड है इन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं लाई करती, तो ये ASA क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता. तो ये कौन सा होगा? बाय AAS, एंगल एंगल साइड. कोई भी दो रैंडम एंगल्स हैं और जो साइड है वो उनके बीच में नहीं लाई करती, तो देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS रूल. एंड वंस यू प्रूव देम दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो बाय CPCT आप क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर AP इज इक्वल टू CQ. नेक्स्ट हमें ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है. इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB and CD. E and F जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब AE और EB इक्वल है, DF और FC इक्वल. शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. इसका मतलब जो ये लाइंस हैं AF एंड EC, ये इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रही हैं. ट्राइसेक्ट का मतलब कि ये तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे. तो बेसिकली आपको क्या प्रूव करना है कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. जो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि AECF दिस इज अ पैरेललोग्राम. देखो बच्चों, हमें ABCD इज गिवन पैरेललोग्राम, राइट. तो AB और CD इक्वल होंगे, राइट. जब AB और CD इक्वल हैं तो इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो भी इक्वल होंगे. तो AB का हाफ कितना हुआ? AE, एंड CD का हाफ कितना हुआ? FC. इसका मतलब AE और FC जो है वो भी इक्वल मिल गए हमें. एंड FC इज अ पार्ट ऑफ DC, AE इज अ पार्ट ऑफ AB, और AB और DC ऑलरेडी पैरेलल हैं. AB इज पैरेलल टू DC, तो AE इज ऑल्सो पैरेलल टू FC. यहाँ से हमें क्या मिला कि AE इज इक्वल टू FC. जो ऑपोजिट साइड है AE और FC वो दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिला कि AEFC इज अ पैरेललोग्राम. ये जब हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो इसका मतलब जो ये साइड्स हैं, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं APB, इसमें AP एंड EQ दीज आर पैरेलल साइड्स, राइट. और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे. वो क्या कहता है कि the line joining the midpoint of one side parallel to the third side bisect the other side as well. तो using the converse of midpoint theorem हमें क्या मिला? PQ is equal to QB. ये हमें मिल गई फर्स्ट इक्वेशन. अब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DQC. DQC में F जो है वो मिड पॉइंट है ऑलरेडी. F is the midpoint of DC, और FP जो लाइन है that is parallel to CQ because these are the parts of parallelogram, right. Again applying the converse of midpoint theorem, what we can say that the line starting from the midpoint of one side of the triangle and parallel to the other side bisect the third side as well. जो ये F पॉइंट से जो पैरेलल लाइन जा रही है थर्ड साइड के पैरेलल है, ये जो DQ साइड है इसको भी मिड पॉइंट पे कट करेगी.
और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. नाउ बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस व्हाट वी गेट, dp इज इक्वल टू pq इज इक्वल टू qb, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है अलोंग विद द हिस्टोग्राम. तो पहले हिस्टोग्राम बना के इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना देनी है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्केल बड़े ध्यान से देखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. तो ये जा रहा है 300 से लेके 1000 तक, राइट. तो जो वैल्यू है इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. तो जब भी वैल्यू जीरो से बहुत दूर होती है तो हम एक किंक बना देते हैं ऐसे. तो अब एक्स एक्सिस पे हम 300 से वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं. अब देखो अलोंग द वाई एक्सिस हमें कैसे स्केल चूज करना है. हमें स्केल बड़े ही ध्यान से चूज करना है ताकि सारी वैल्यूज उसमें आ जाएं और बहुत लंबा या बहुत छोटा भी जो आपका ग्राफ है वो ना बने, एक प्रॉपर से साइज का ग्राफ बने. तो इसमें देखो मिनिमम वैल्यू क्या है 14 एंड मैक्सिमम क्या है 86. तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है करीब करीब 10 से लेके मैक्सिमम 90 तक जाएगी, राइट. 10 से लेके 90 तक. तो मेरे ख्याल से हम 10, 20, 30 का स्केल यूज कर सकते हैं बड़े आराम से. 10, 20, 30 अप टू 90. इक्वल विड्थ के बार्स बनेंगी, राइट. 400 से 500 तक है 56. तो इस तरह से हमने सारी बार्स बना लेनी है. तो जब भी हम ऐसे बार ग्राफ बनाते हैं विद नो गैप्स इन बिटवीन, जब इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, देन इट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, राइट. तो आपके ऐसे हिस्टोग्राम बन जाएगा. एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने क्या करना है, हमने हर एक बार का मिड पॉइंट ले लेना है एंड एट लास्ट हमने सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है. तो एक हमें कर्व की शेप में ग्राफ मिल जाएगा. बट बी श्योर दैट दिस ग्राफ ऑलवेज एंड एट द एक्स एक्सिस, राइट. इसको हमने ऐसे हवा में नहीं छोड़ना, यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस पे लाके एंड करना है. एंड मेक श्योर कि आप इससे पहले भी एक सेम विड्थ का इंटरवल लें और एंड में भी, लाइक इस तरह से आपकी कर्व बनी. तो इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है, इसको एक्स एक्सिस पे लेके आना है लाइक दिस. और इसका जो फाइनल फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा. ये देखिए 300 से पहले जो इंटरवल लिया है एक, ये सपोज दिस इज 200 से 300 एक एक्स्ट्रा इंटरवल लिया है और एक एक्स्ट्रा इंटरवल बाद में भी लिया है 1000 से लेके 1100 तक विद द सेम स्केल. ये हमें इसलिए लेने पड़े ताकि हम मिड पॉइंट दोनों का लेकर इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को एक्स एक्सिस पे लैंड करा सकें. सो दिस इज हाउ योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शुड लुक लाइक. अलोंग द एक्स एक्सिस आपने इसको लेबल भी करना है अच्छे से. अलोंग द एक्स एक्सिस आपने लिखना है जो भी यहाँ हेडिंग में लिखा है लाइफ टाइम इन आवर्स. अलोंग द वाई एक्सिस आपने लिखना है नंबर ऑफ लैम्प्स. और इसका सेकंड पार्ट भी है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ 700 एंड मोर. तो आपने 700 से ऊपर जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन तीनों को ऐड कर देना है. दैट वुड बी द फाइनल आंसर. फॉर दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम 31, we are given marks along the x-axis and number of students, these are taken along the y-axis, right. अब देखो बच्चों x-axis के along जो हमें intervals दिए हैं इनकी जो width है that is not same. इसकी जो width है that is 10, इसकी width भी 10 है, इसकी width 20 है, 50 minus 30 20, इसकी width भी 20 है, इसकी width 30 है. तो इन intervals की जो width है that is not same. तो इस केस में हमें क्या करना होता है, वी एडजस्ट द लेंथ और हाइट ऑफ द बार्स. इस हिस्टोग्राम में जो भी बार्स बनेंगी उनकी हाइट को हमने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है सो दैट एरिया रिमेन द सेम. उसको कैसे एडजस्ट करना है, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, द स्मॉलेस्ट इंटरवल ओवर द करंट इंटरवल्स टाइम्स फ्रीक्वेंसी. तो इसके लिए हम यहाँ पर एक अलग से टेबल बना लेते हैं. मार्क्स, फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, देन क्लास विड्थ और उसके बाद है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पर हम ऐसे मार्क्स लिखने शुरू करते हैं. अब इस कॉलम में हम क्लास विड्थ लिखेंगे जो भी यहाँ रिस्पेक्टिव क्लास विड्थ है. अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला. द स्मॉलेस्ट इंटरवल आपने देखना है स्मॉलेस्ट इंटरवल यहाँ कौन सा है,
दिस वन राइट, या दिस वन। तो स्मॉलेस्ट इंटरवल इज 10, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 ओवर द करंट इंटरवल विच इज ऑल्सो 10 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी 6, और ये सेम ही रहती है। नेक्स्ट is also same 10 over 10 into 17, that is also 17. For the next one it will change क्योंकि जो current width है, current interval है, that is 20, 10 over 20 into 15, यहाँ हमें मिलता है 7.5, and the next adjusted frequency would be 10 over 20 into 16. Next है the smallest interval 10 over the current width 30 into frequency क्या है 26, and that gives you 8.67, which can be written as 8.7. So all these are the new adjusted frequencies. तो अब जो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, जो बार ग्राफ बनाएंगे, वो हम इस कॉलम की वैल्यूज को यूज करके और नई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को यूज करके बनाएंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। अब देखिए न्यू एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हमें मिली हैं उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। द स्मॉलेस्ट इज 6 एंड द हाईएस्ट इज 17, तो 6 से लेके 17 तक वैल्यूज जा रही हैं। दैट मीन्स वी कैन यूज अ स्केल ऑफ 5। तो ये स्केल यूज करके हम ये हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट इंटरवल इज 10 to 20 और उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी क्या यूज करेंगे 6। 10 to 20 के लिए 6 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट इंटरवल इज 20 to 30, उसके लिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 17। 17 इज लिटिल मोर देन 15, तो ये यहाँ पर आएगी। बच्चों ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में कोई भी गैप नहीं होता राइट। बार ग्राफ जो होते हैं उसमें गैप होता है बट हिस्टोग्राम में नहीं। नेक्स्ट इंटरवल है 30 to 50। अब 30 to 50 में जो पुरानी फ्रीक्वेंसी थी वो 15 थी, बट नई फ्रीक्वेंसी क्या हो गई उसकी हाफ 7.5। तो 7.5 इज बिटवीन 5 and 10, तो ये अबाउट यहाँ पर है 30 से लेके 50 तक। आप यहाँ पर वैल्यूज भी लिख सकते हो, दिस इज 17, 7.5, 6, सो दैट कि टीचर को चेक करने में आसानी हो एंड यू गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट। तो इसी तरह से आप बाकी बार्स भी बना लेंगे एंड दैट वे यू गेट द फाइनल हिस्टोग्राम। यहाँ पर सेक्शन सी हमारा खत्म हो जाता है एंड वी आर मूविंग टू सेक्शन डी। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं दे कैरी 5 मार्क्स ईच। तो 32 क्वेश्चन करते हैं, इसके 5 मार्क्स हैं। फॉर दिस वी आर गिवन द फिगर, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो ये हमें यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है। तो अब हमें ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इनर ट्रायंगल का एरिया एंड दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। अब बाहर वाली जो ट्रायंगल है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया कितना होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमारे पास है 10, तो वैल्यू पुट कर दोगे आप और ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 25√3 राइट। अब इनर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इनर ट्रायंगल जो है दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट। अब राइट ट्रायंगल का एरिया आप हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके भी फाइंड कर सकते हो। तो हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, द साइड DC, इसके लिए हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो DC इक्वल्स, ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ये साइड हमारे पास आ जाती है 8, हाइट इज 8। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो आउटर एरिया जो था वो ये था, इनर एरिया हमारे पास ये आ गया, और शेडेड पार्ट का एरिया आप √3 की वैल्यू पुट करोगे 1.732, इसको कैलकुलेट करके और इसमें से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके ऑप्शन में एक दूसरी चॉइस आपको दी गई है, ट्रायंगुलर फील्ड है कि जो साइड्स हैं 120, 80 एंड 60, इसके चारों तरफ फेंसिंग लगानी है एंड इन द मिडल ऑफ ईच ऑफ साइड देयर इज अ गेट ऑफ विच 10 मीटर। तो इन तीनों साइड्स के बीच में एक गेट है 10 मीटर का। तो हमें फाइंड क्या करना है, फॉर द फर्स्ट पार्ट
फाइंड लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर द फेंसिंग। देखो जहां पर गेट लगा है वहां फेंसिंग नहीं लगेगी, तो इसका मतलब आप 10 हर एक साइड में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। 120 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 110 60 में से 10 माइनस करोगे, 50 80 में से माइनस करोगे 70, और तीनों को फिर ऐड कर दोगे, तो दैट विल गिव यू द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। फॉर द सेकेंड पार्ट आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, तो जस्ट जो भी आपका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर द थर्ड पार्ट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। अब इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया कैसे फाइंड करोगे? यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हेरन्स फॉर्मूला। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 33 हमें क्या गिवन है? एक पॉलिनोमियल px और इसके दो फैक्टर्स गिवन है x+1 और x-5, ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड वी नो दैट कि अगर कोई पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो अगर x+1 इसका फैक्टर है तो इट मीन्स p ऑफ -1 विल बी 0। इसका मतलब कि p-1 को हम 0 इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि x-5 भी इसका फैक्टर है, और इसका मतलब p5 भी 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, राइट। सो यूजिंग दीज टू स्टेप्स वी विल गेट टू इक्वेशंस। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। p ऑफ -1 फाइंड करते हैं। x की जगह पे हम -1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमें मिलती है फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से p ऑफ 5 फाइंड कर लेते हैं। से हमें मिली सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। हमें दो फैक्टर्स गिवन थे, उन फैक्टर से हमने x की वैल्यूज को पॉलिनोमियल फंक्शन में पुट किया। हमें दो इक्वेशंस मिली a और b की फॉर्म में। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया एंड गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। अब बच्चों देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमें प्रूव करना है कि दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। ये एक फॉर्मूला है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc ओनली व्हेन द सम ऑफ ऑल थ्री मेंबर्स इक्वल्स टू 0। हमारे पास a क्या है? x माइनस वाई, b क्या है? y माइनस z एंड c क्या है? z माइनस x। तो अगर हम इनको प्लस करके देखते हैं, a प्लस b प्लस c फाइंड करते हैं। a क्या है? x माइनस वाई, b क्या है? प्लस y माइनस z, और प्लस c क्या है? z माइनस x। तो x से x कैंसिल हो गया, y से y, z से z, और हमें इनका सम क्या मिला? 0। इसका मतलब कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 3abc। सॉरी, दिस इज C नॉट Z। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। बहुत से बच्चे हो सकता है इसको ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दें कि ये फर्स्ट क्यूब एक्सपेंड किया a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के, फिर सेकेंड क्यूब एक्सपेंड किया, थर्ड क्यूब एक्सपेंड किया, और फिर सभी टर्म्स को ऐड या सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। कि लेफ्ट साइड पे हमें कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर राइट साइड पे अलग से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, तो लेफ्ट और राइट साइड आपको सेम मिल जाएंगी। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो, पर ये बहुत ही लंबा वे होगा। तो एंड वी डोंट हैव सो मच टाइम इन द एग्जाम। तो हमने ये जो फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है, ये अप्लाई करनी है। दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें ये फैक्टर बनाने हैं इस एक्सप्रेशन के। वी नीड टू फैक्टराइज दिस। अब बच्चों आपने ध्यान से देखना है कि ये जो पार्ट है एक्स क्यूब से लेके y क्यूब तक, ये एक अलग से आइडेंटिटी है, राइट। और ये जो 125 है ये एक अलग से क्यूब है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये भी एक क्यूबिक आइडेंटिटी है। किसकी? x प्लस वाई क्यूब माइनस, और 125 किसका क्यूब है? 5 क्यूब। तो अगेन ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई?
अगर हम x प्लस वाई को पूरा a एज्यूम कर लें तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a क्यूब माइनस b क्यूब की। और ये आइडेंटिटी से आपको 2 फैक्टर मिलेंगे। तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। a हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई, एंड b क्या होगा 5। तो आपने इस फॉर्मूला में a और b की वैल्यूज पुट कर देनी है एंड यू विल गेट द 2 फैक्टर्स। और जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, ये हमें 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 हमें क्या गिवन है कि एक क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ कोनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑक्यूपाइज 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। अब आपने ध्यान रखना है कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर स्टूडेंट्स ने बैठना है तो वो ग्राउंड पे बैठेंगे, राइट। तो अगर कोनिकल टेंट के अंदर वो ग्राउंड पे बैठते हैं, किस एरिया से हमारा कंसर्न है, हमें कर्व सरफेस एरिया से तो कंसर्न नहीं है क्योंकि बच्चे एक के ऊपर चढ़ के तो नहीं बैठेंगे ना, तो बच्चे ग्राउंड पे ही बैठेंगे। तो दैट मीन्स we are concerned about only this area, the ground area, and ground area is what? This is just a circle, right? तो ये यहाँ पर ट्रिकी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, जो सर्कल का एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे एक बच्चे के एरिया से, जो एक स्टूडेंट ऑक्यूपाई करते हैं उस एरिया से डिवाइड कर देंगे एंड दैट गिव्स अस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कैसे मिलेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 5/7। तो यहाँ से हमें मिला 35 पाई। पाई की वैल्यू हम यहाँ 22/7 रख लेते हैं। जो 35 है दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं उस टेंट के अंदर, 110 स्टूडेंट्स। फॉर द सेकेंड पार्ट वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। आर तो हमारे पास है बट वी डोंट हैव एच। एच को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के लिए हमें दिया गया है 165 मीटर स्क्वायर द कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि कोनिकल टेंट को बनाने के लिए क्लॉथ जो भी यूज़ किया जाता है दैट एरिया गिव्स यू द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर एल इक्वल्स, ये कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 165, और यहाँ से हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे 165 ओवर पाई इंटू आर। आर हमें गिवन है 5, हमें L की वैल्यू मिलती है 10.5। हमारे पास R भी है L भी है, वी कैन इजीली फाइंड H। उसके बाद हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में R की वैल्यू भी पुट कर देंगे और H की वैल्यू भी 9.23 एंड वी गेट द वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बहुत ही आसान है। एंगल 1 हमें गिवन है 75 डिग्री। ये जो कॉन्सेप्ट है लाइंस एंड एंगल्स का हमने क्लास 8 में भी किया है। एंगल 1 एंड एंगल 5 इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी वे से इसको सॉल्व करें यूजिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स, वट एवर यू लाइक। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों एंगल्स कौन से हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब एंगल 5 भी कितना होगा 75। एंगल 5 आपको पता है, तो क्या आप एंगल 6 फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, राइट। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, 5 और 6 जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 5 + 6 का सम कितना होगा, एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 6 हमें मिलता है 105। अब एंगल 6 एंड 8 ये दोनों ही कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स, तो एंगल 8 भी 105 होगा। और सिमिलरली एंगल 5 एंड 7 जो है वो भी वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो दे विल ऑल्सो बी सेम। तो एंगल 7 इज 75 डिग्री, एंगल 6 इज 105। नेक्स्ट पार्ट बी में हमें क्या प्रूव करना है, वी आर गिवन दैट द बाइसेक्टर GM एंड HL आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो दो लाइंस हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइंस हैं AB एंड CD ये भी पैरेलल होंगी।
तो आपने इसको सिस्टमेटिकली शो करना है। सबसे पहले ये गिवन है हमें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, GM एंड HL। ये जो दो एंगल्स हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। इन एंगल्स को हम 1 और 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से हुए? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये है MG जो लाइन है, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, राइट। तो एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल, राइट। एंगल 1 को हम रिप्लेस कर देते हैं एंगल हाफ ऑफ एंगल AGH, और एंगल 2 को हम रिप्लेस कर देते हैं हाफ ऑफ GHT। अब दोनों साइड 1 हाफ गेट कैंसल, तो हमें क्या मिला? एंगल AGH। ये जो दोनों एंगल्स हमें मिले, ये कौन से एंगल्स हैं? दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ विच लाइंस? लाइंस AB एंड CD। सो आपने नेक्स्ट एक स्टेटमेंट लिखनी है कि दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइन AB एंड CD। सिंस द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस AB एंड CD आर पैरेलल। AB is parallel to CD. नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन E. So these problems are like case study problems. On the occasion of Christmas, Santa Claus brings gift for everyone on Christmas. So he brings 3 chocolates for each child and 2 chocolates for each adult. He distributes total 9 chocolates among all. तो first part में क्या है कि how to represent above situation in a linear equation in 2 variables by taking the number of children as x and number of adults as y. 3 chocolates for each child means 3x. 2 chocolates for each adult means 2y, and total chocolates are 90. So 3x plus 2y equals 90. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और हमें यहाँ सेकंड कंडीशन दी गई है, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 10, दैट मीन्स x इक्वल्स 10। तो अब हम x को 10 पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में एंड सॉल्व फॉर y। तो हमारा आंसर क्या आया? कितने अडल्ट्स हैं? 30। नेक्स्ट पार्ट में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज 5 एंड y इक्वल्स 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो बहुत ही आसान है, आपने x को 5 पुट कर देना है, y को 1 एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर फॉर k। C पार्ट में हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एंड वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिटन एज ax प्लस by इक्वल्स c। तो ax को हमने x टर्म को पहले लिख लेना है माइनस x, y टर्म को बाद में प्लस y इक्वल्स टू 7। तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में हमें 3 फ्रेंड्स की पोजीशन दी गई है इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स A, B एंड C। दीज 3 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। का मतलब कि जो तीनों साइड्स हैं ये इक्वल होंगी। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एंगल BAC? अब बच्चों देखो, तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसका मतलब जितनी साइड ये है हम इसको x मान लेते हैं, x x x, राइट। तो ये कौन सी ट्रायंगल हो गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है? 60 60 60 60, टोटल 180। तो दिस एंगल BAC इज 60। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BOC? एंगल BOC की वैल्यू कितनी होगी? अब यहाँ हम सर्कल की थ्योरम को यूज करेंगे कि the angle made by the same arc at the center is twice of the angle made at any other point on the circle. जो यहाँ पर जो कॉर्ड BC कॉर्ड है, ये एक सेंटर पे एंगल बना रही है और एक सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रही है। तो सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो सर्कमफेरेंस वाले एंगल का डबल होता है, या आप कह लो कि सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। एंगल BOC इज इक्वल टू 120। हमने यहाँ जो भी थ्योरम यूज की है उसको यहाँ लिख देना है आपने, बिकॉज दिस इज फॉर 2 मार्क्स ना। 2 मार्क्स आपको सिर्फ इस चीज के नहीं मिल जाएंगे कि एंगल BOC इक्वल्स टू 120 डिग्री। इसका मतलब कि आपने एक नंबर की जो है आपकी थ्योरम है, आपने एक नंबर थ्योरम से लेना है। नेक्स्ट ऑप्शनल पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल OBC? इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो बच्चों, OB और OC में क्या रिलेशन है? ये दोनों क्या है? ये दोनों है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, राइट। रेडियस है तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी, OB और OC, राइट। तो ये कौन सी ट्रायंगल बनी? आइसोसेलेस ट्रायंगल।
और उसके बेस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। एंगल बी और सी को हम y और y एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो क्या हो गया, y प्लस y 2y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों एंगल्स कितने हुए, 30 ईच। एंगल OBC is equal to 30 and angle OCB is also equal to 30. Now let's move on to the last problem of this case study. First part में हमें क्या given है, P is a point equidistant from the lines L and M. जो ये point है वो L लाइन और M लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं ये सेम है, ये साइड्स इक्वल हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। तो इन दोनों एंगल्स को प्रूव करने के लिए हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें क्या क्या गिवन है, एक तो BP इज इक्वल टू PC हो गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट AP इज कॉमन। देन थर्ड पॉइंट में हम क्या ले सकते हैं, द 90 डिग्री एंगल्स। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो ये हमारे पास है साइड, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है राइट एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हुआ, RHS। यूजिंग RHS these two triangles are congruent and these two angles are equal by CPCT. Therefore angle BAP is equal to angle CAP by CPCT. So this way you can prove this. For this next part we are given that these two sides AB is equal to AC and BD is equal to DC. ये दोनों sides भी equal है and we need to find angle ADC. ये एंगल हमें फाइंड करना है। वी शो दैट दिस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। कैसे, ये साइड इज गिवन इक्वल टू दिस साइड BD इज इक्वल टू DC एंड साइड AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। सो बाय SSS रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। एंड बाय CPCT अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। इन दोनों एंगल्स को हम x एज्यूम कर लेते हैं और ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल LMN इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है एंड LO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ MLN। जो LO साइड है वो इस एंगल की बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल O इज द मिड पॉइंट ऑफ MN। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि MO इज इक्वल टू ON। तो उसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट होंगे, सबसे पहले तो गिवन साइड्स LM इज इक्वल टू LN। उसके बाद एंगल्स ले सकते हैं, एंगल MLO इज इक्वल टू एंगल NLO। दीज आर द एंगल्स, इक्वल एंगल्स बाय बाइसेक्टर। एंड द थर्ड पॉइंट इज LO इज इक्वल टू LO द कॉमन साइड। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो हमें कौन सा क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं यहाँ पर, SAS, क्योंकि ये साइड है, ये बीच का इंक्लूडेड एंगल है और ये कॉमन साइड। तो SAS। तो these triangles are congruent by SAS क्राइटेरिया, राइट। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम कह सकते हैं कि साइड MO इज इक्वल टू ON एंड दिस प्रूव्स दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड MN। Okay बच्चा, I want to end this video with a note that don't spend too much time on a problem in case you get stuck up. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप उस पर अटक जाते हैं। देन डोंट स्पेंड टू मच टाइम, लीव द स्पेस फॉर दैट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिर बाकी का एग्जाम करते करते हो सकता है आपको उसके रिगार्डिंग कोई हिंट मिल जाए, कुछ आइडिया आ जाए, देन गो बैक टू द प्रॉब्लम एंड कंप्लीट इट। Wish you all the very best. Take care. Bye bye.